हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज से हम अपनी इंडियन हिस्ट्री की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि जनरल स्टडी का जो वेटेज होता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, उसमें हिस्ट्री हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत आते हैं। और तो ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं या कोई इंडिया लेवल का एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम, तो उसमें आपका ये बहुत उपयोगी रहेगी आपके लिए ये सीरीज़। तो हम शुरुआत करते हैं आज। भारत का इतिहास क्या है? तो मैं पहले एक थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसे, हालांकि इंडियन हिस्ट्री हमारा बहुत प्राचीन है, काफ़ी प्राचीन लगा है कि 2500 ईसा पूर्व से जहाँ हड़प्पा सभ्यता की स्टार्टिंग होती है, वहाँ से लेके 1947 तक, जब तक कि भारत आज़ाद होता है, ये पूरा इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये काफ़ी ब्रॉड है इसका सिलेबस। तो अब हम इसमें ब्रॉड तो है, लेकिन अब इसे हमें इसी वजह से मात्र इसे 3 भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं कि इसमें आ जाएगा प्राचीन भारत, जिसे हम एंसेंट हिस्ट्री कहते हैं, और मध्यकाल भारत, जिसे हम मिडल हिस्ट्री कहते हैं, और जो अंतिम तीसरा है वो है आधुनिक भारत, जिसे हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये 3 अलग अलग भागों में पूरी इंडियन हिस्ट्री को कवर करना पड़ेगा। और तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज अपना प्राचीन भारत से। तो जैसे कि प्राचीन भारत, तो सबसे पहले हम प्राचीन भारत में देखेंगे कि प्राचीन भारत, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसे जानने के स्रोत क्या है, मतलब किन स्रोत से हमें इसकी जानकारी मिलती है। देखिए, इतिहास में बहुत ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे हमें उस टाइम के इतिहास की जानकारी मिलती है कि वो क्या थे। तो अब हम देखते हैं, अब शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हम इसमें हम 4 तरह से इसे जानते हैं। जैसे इसमें एक पहला धर्म ग्रंथ आता है, दूसरा है ऐतिहासिक व साहित्यिक साक्ष्य, तीसरा है विदेशियों का विवरण, और चौथा जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो ये चारों जो हैं, ये प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, इनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिली है। तो हम एक एक करके इसको रिवीजन करेंगे इसका कि क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो पहला हमारा प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत है उसको देख लेते हैं। तो पहला जो है धर्म ग्रंथ। तो धर्म ग्रंथ, इसमें जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, वो है सबसे विश्व का सबसे प्राचीनतम और प्रामाणिक ग्रंथ जो है वेद। और वेदों की जानकारी अब सबको होगी कि वेद, 4 वेद होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि वेद जो है हमारे ऐतिहासिक जानने का स्रोत है, उससे हमारी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। तो अब देखते हैं वेद है क्या। वेद विद धातु से बना है। ओके, वेद जो है वो विद धातु से बना है, और जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। तो ठीक है, हमने ये चीज़ जान ली कि वेद जो है वेद धातु से बना होता है, उसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। अब हम ये जानेंगे कि वेद वेद से हमें क्या जानने को मिलता है। तो वेद का जो मेन जो है जानने का, वो है आर्यों के बारे में। वैदिक काल में जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का बोध सर्वप्रथम जो होता है वो ऋग्वेद में होता है। तो आर्यों के बारे में और वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का स्पष्ट बोध सर्वप्रथम
वेद में होता है। और वेद जो होते हैं 4 हैं, जिसमें पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर तीसरा है यजुर्वेद, और जो अंतिम है वो है अर्थवेद। तो हम इन चारों के बारे में अब जानेंगे, और ये हमारे ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानकारी हम दे रहे हैं। और जो भी ये नोट्स में मैंने एक एक चीज़ लिखी है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका एक एक चीज़ आप जब नोट से बनाएंगे तो सावित्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। तो क्या है, सर्वप्रथम जो ऋग्वेद में ही गायत्री और सावित्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है, और वो कौन सा मंडल है, वो है तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र का उल्लेख होता है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और ये आता भी है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ मिलता है। सबसे पहले वो है ऋग्वेद में। यह गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, जो वेदों की गद्यात्मक व्याख्या करते हैं। गद्यात्मक व्याख्या, देखिए, एक होता है ऋग्वेद है जो ग्रंथ है, उसमें जितना भी डिटेल लिखा है उसे कोई ब्राह्मण ही या पुरोहित जो है उसका मतलब उसके बारे में व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे, और ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, उस एक है ऐतरेय और एक है कौशितकी, जिसे हम संख्यायन भी कहते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है, दोनों ही याद कर, दोनों ही ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें आ जाता है कि ऋग्वेद कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है, या इनमें से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। ये कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और जो पुरोहित है, जो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण होता है, पुरोहित जो उसका व्याख्या विचरण करता है, उसे क्या बोलते हैं, होता बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ऋग्वेद का उपवेद, देखिए हर वेद का एक उपवेद है, तो यहाँ ऋग्वेद का उपवेद क्या है, आयुर्वेद। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आते हैं और पहले भी क्वेश्चन बन चुके हैं इनसे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। ऐतरेयोपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है। तो यह एक उपनिषद है, ऐतरेयोपनिषद, और इसका जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब एक और चीज़ देख लीजिए आप, ईरानी धार्मिक प्रथाओं का उल्लेख ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, जो ईरानी जो धार्मिक प्रथाएं हैं उसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद से संबंधित है। और ऋग्वेद और ईरानी जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ जैन अवस्था, उसमें काफ़ी सिमिलरिटी पाई जाती है, समानता। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान रहे कि कोई चीज़ छूटे ना, क्योंकि इसमें एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है और एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद की परिभाषा देख लीजिए। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। और इससे हमें जो जानकारी मिलती है वह है आर्यों के राजनैतिक जीवन शासन प्रणाली के बारे में स्पष्ट जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और इसके बाद हम देखते हैं वाल्मीकि सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है।
इसके सूक्तियों की संख्या 11 है। तो आप देखिए ऋग्वेद जो है उस ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। और ऋचा क्या होती है, ऋचाएँ जो होती है वो होता है मंत्र। तो मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें जो हमें ऐतिहासिक जो मेन इसकी जानकारी जो क्या है, जो आर्य के बारे में आप जानते हैं कि आर्य जो है सबसे प्राचीन जाति है जो भारत में आई थी, और इन्हीं के राजनीतिक जीवन शासन प्रणाली के बारे में स्पष्ट जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 8 अष्टक हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, या ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, या ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं। तो ये आप इन्हें जब लिखेंगे तो इन्हें जरूर अंडरलाइन जरूर कर देना, इन चीज़ों को जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बता रहा हूँ आपको। और एक वार्गीय सूक्त जो है इसका संबंध जो है ऋग्वेद से, और इसके जो सूक्तियों की संख्या 11, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब यहाँ जो है, यहाँ से जो भी फैक्ट इसमें लिखे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद के तीसरा और 7वें मंडल में की जो रचना है वो विश्वामित्र ने की। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक हो गया कि जो सप्तम मंडल है इसकी रचना भारद्वाज ऋषि ने करी। और विश्व का सबसे प्राचीनतम और प्रमाणित ग्रंथ ऋग्वेद है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। हाँ, एक जो युद्ध हुआ था प्राचीन काल में, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दसराग का युद्ध। दसराग का युद्ध हुआ था आर्य और अनार्यों के बीच में। तो इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अब पंचजनों का उल्लेख सिर्फ ऋग्वेद से प्राप्त होता है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और श्रमपति संहिता का संबंध ऋग्वेद से है। तो ये जितना भी मैंने भी आपको बताया, ये एक एक पॉइंट, ये सारे पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप अपने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखना, और कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। अब आते हैं ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं जिसमें पहला है साकल, दूसरा वास्कल, तीसरा है संख्यायन, चौथा है मांडुक्य और 5वां है आर्सलायन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें कभी भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में कितनी शाखाएं हैं। तो उसमें से आपको वो नंबर दे देगा कि 2, 3, 4 या 5, यह हो सकता है इनमें से कौन सी शाखाएं ऋग्वेद में नहीं है। उसमें वो 3 शाखाएं दे देगा और चौथा कोई अलग दे देगा। तो क्वेश्चन बनाने के बहुत तरीके होते हैं, हम एक ही क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो इसलिए आपको ढंग से पढ़ना है, आप कन्फ्यूज में नहीं रहेंगे। ऋग्वेद में टोटल कितने मंत्र हैं? 10,600 मंत्र हैं, 5 शाखाओं को मिला के। तो जो भी 5 शाखाओं में जितने भी टोटल मंत्र हैं उनका जो योग है वो 10,600 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आया हुआ भी है एग्जाम में पहले। अब हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पर जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सर्वप्रथम चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है 10वें मंडल में। 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, और जो 4 वर्ण हैं वो क्या है? ब्राह्मण, राजपूत, जिन्हें हम क्षत्रिय भी कहते हैं, वैश्य और शूद्र। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आया है, रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट में लिख लेना। अब अगला हम चलते हैं सोम देवता का वर्णन ऋग्वेद के
नौवें मंडल में है, तो सोम देवता का वर्ण ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? नौवें मंडल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम ऋग्वेद में गायत्री और सावित्री मंत्र, और इसमें जो है यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र, जितने भी मंत्र हैं, जो आज आप देखते होंगे जब यज्ञ होता है तो वहाँ जो भी मंत्र का उच्चारण होता है वह सब जो है सामवेद में संग्रहित है, उसमें लिखे गए हैं। सामवेद में प्रथम सूर्य की स्तुति का वर्णन है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो सूर्य की स्तुति का वर्णन है वो कहाँ मिलता है? वो सामवेद में मिलता है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो पुरोहित है वह उद्गाता के नाम से जाना जाता है। जैसा ऋग्वेद में मैंने बताया था, होता, वो होता कहलाता है ऋग्वेद का, तो यह उद्गाता कहलाता है सामवेद का। पंचवीस नामक ग्रंथ का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और छांदोग्य और जैमिनी उपनिषद का वर्णन सर्वप्रथम सामवेद में मिलता है। तो ये जो दोनों उपनिषद है इसका जो संबंध है वो सामवेद से है। इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखते हैं कुल मंत्रों की संख्या जो है सामवेद में वो दी गई है 1550। इनमें से भी जो 75 मंत्र हैं मात्र उतने ही जो है सामवेद के हैं। बाकी जितने भी अतिरिक्त शेष की जो विषय वस्तु है वो ऋग्वेद से ही मिलती है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है पंचविश, जिसे हम टांडय कहते हैं, और दूसरा है जैमिनी। तो ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आता भी है एग्जाम में, तो आप इसे जरूर नोट करिए। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे वेद में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यजुर्वेद। और अब देख लेते हैं कि यजुर्वेद ने क्या दिया। यह सर्वप्रथम यज्ञ और अनुष्ठानों की विधियों का वर्णन जो है वो यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद में जो यजु शब्द है उसका अर्थ ही यज्ञ है। उच्चारण करता जो इसमें होता है, जो पुरोहित है, वो है अधवर्यो। उसे हम अधवर्यो बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और यजुर्वेद के जो दो भाग होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद जो पद्य में होता है और कृष्ण यजुर्वेद गद्य में दिया गया है। तो इसमें से हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाता है कि शुक्ल और कृष्ण जो हैं दो भाग, वो किस वेद के अंदर आते हैं। और शुक्ल जो यजुर्वेद है वो पद्य है कि गद्य है, कृष्ण यजुर्वेद गद्य है कि पद्य है। और तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो यजुर्वेद है यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। अब देखिए शुक्ल यजुर्वेद के बारे में वासनेयी संहिता जानकारी देती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए जितने भी उपनिषद हैं, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेतास्त्र उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद, इनकी जो विषय वस्तु है वो संबंधित है यजुर्वेद से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको एक एक चीज इसमें याद करनी है। बाकी सारे ही जितने भी मैंने अभी जितना भी बताया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उपनिषद ये तो बता दिया है आपको। जो यह वेद है वो गद्य पद्य दोनों में है। ये देखो मैंने आपको बता दिया था पहले ही। और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इस वेद के, वो एक है सतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद का, और जो इसके बाद दूसरा है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है कृष्ण यजुर्वेद का। ये भी आप ध्यान देने वाली बात है इसमें और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसे आप जरूर अच्छे से लिखें और इसे हाईलाइट भी कर लें। अब हम सीधे अंतिम अपना जो वेद है उसके बारे में पढ़ते हैं।
और वो है अथर्ववेद। ठीक है, ये गलत है। तो ये है अथर्ववेद। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस वेद का जो संकलन है सबसे अंत में किया गया है, क्योंकि वो सबसे अंतिम वेद है इसलिए इसका संकलन अंत में ही होगा। इसमें जो मंत्र हैं 6000 मंत्र हैं, 20 अध्याय है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अथर्ववेद सर्वाधिक अध्याय में विभक्त है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि चारों वेद में से कौन सा ऐसा वेद है जिसके सबसे ज़्यादा अध्याय हैं, तो वो अथर्ववेद है। वर्तमान समाज में रूढ़िवादी परंपराओं का दर्शन जो है अथर्ववेद में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए कि अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन जो सबसे मान्य वेद है वो ऋग्वेद है। तो एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ऋग्वेद है वो ऋग्वेदिक काल में लिखा गया है, जो जिसे हम मानते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, इसके बीच में लिखा गया है। इसलिए ये इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, तो इस काल का नाम ही हमने ऋग्वेदिक काल दिया गया है इसमें इतिहास में। और जो सेकंड चीज है इसमें, जो उत्तर वैदिक और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो काल है उसे हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल में जितने भी हमारे तीनों जो ऋग्वेद के अलावा जितने भी वेद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई है। तो इसलिए इसमें लिखा है उत्तर वैदिक कालीन में से सबसे मान्य वेद अथर्ववेद है। गोपद ब्राह्मण, अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपद ब्राह्मण है। और इसके जो उपनिषद है मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो ये मुंडक उपनिषद है इसी में सत्यमेव जयते दिया गया है, सत्यमेव जयते। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत का में जो सत्यमेव जयते जो भारत में जो लिया गया है ना, आप देखते होंगे जो ये अशोक वो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, अशोक का स्तंभ, उसमें सत्यमेव जयते लिखा है। वो कहाँ से लिया गया है? वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और मुंडक उपनिषद का संबंध कहाँ से है? अथर्ववेद से। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया भी है। और सबसे अंतिम में क्या है? समस्त वेदों का संकलन कुरु और पांचाल में किया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने आगे पढ़ेंगे आप 16 महाजनपद, उसमें आप नाम सुनेंगे कुरु और पांचाल का। ये दोनों जनपद थे, अलग महाजनपद थे। तो जब वैदिक काल था तो उस टाइम जो इसका संकलन हुआ था इन सभी वेदों का, वो कुरु और पांचाल में ही हुआ था। तो ये भी आप नोट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों की पूरी डिटेल ली और हमने प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में पढ़ा। और इसके आगे जो हमारा सेकंड वीडियो बनेगा वो उसमें हम पुराण के बारे में पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, आरण्यक पढ़ेंगे। तो जितने भी बाकी जो साहित्यिक स्रोत हैं ये तो धर्म ग्रंथ के अंदर ही आएगा भी, तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक दिस वीडियो। और देखिए जितना भी आज जब पढ़ाया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके आप नोट्स बनाना और इनका बार बार रिवाइज करना। धन्यवाद।